नमस्कार, पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। पिथौरागढ़ से आ रही है इस समय की बड़ी खबर जो आपको सबसे पहले बताएंगे। लंबे संघर्ष के बाद कल से पिथौरागढ़ से हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका उद्घाटन करेंगे। नैनीसैनी एयरपोर्ट से देहरादून तक फ्लाइट चलने जा रही है। फ्लाई बिग एयरलाइंस का 19 सीटर प्लेन पहली उड़ान कल भरेगा। तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विजयवर्धन उप्रेती और जानकारी देंगे तैयारियों को लेकर। विजयवर्धन, क्या तैयारियां की गई हैं? फ्लाई बिग एयरलाइंस का ये 19 सीटर प्लेन जो है कल अपनी पहली उड़ान भरने जा रहा है। निश्चित तौर पर एक लंबा इंतजार था यहाँ के लोगों का कि पिथौरागढ़ हवाई कनेक्टिविटी यहाँ पर हो और लोगों की आवाजाही आसान हो। उसके लिए 26 तारीख जनवरी को तय हुआ था कि यहाँ से नियमित हवाई सेवा शुरू होगी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो विलंब रहा। अब उसको 30 जनवरी को यहाँ से नियमित हवाई सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद उसका उद्घाटन यहाँ करेंगे। उनके यहाँ आने का कार्यक्रम है। जो स्थानीय प्रशासन है, फ्लाई बिग एयरलाइंस है, उन्होंने भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली है। 19 सीटर ये प्लेन बताया जा रहा है। 19 सीटर प्लेन के जरिए पहले चरण में पिथौरागढ़ से पंतनगर और उसके साथ ही पिथौरागढ़ से जौलीग्रांट यानी देहरादून तक की हवाई सेवाएं संचालित की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद फिर पिथौरागढ़ से सीधे हिंडन गाजियाबाद की भी हवाई सेवा शुरू होगी। जी ठीक है, कल हवाई सेवा का श्री गणेश तो हो जाएगा, लेकिन मौसम कल कैसा रहने वाला है? विजयवर्धन, मौसम विभाग केंद्र की तरफ से क्या कुछ कहा गया? कल कोहरा तो नहीं रहेगा जिस जगह पर उड़ान भरने जा रहा है प्लेन? जी, मैं आपको बताऊं, अगर हम पहाड़ों की बात करें तो पहाड़ों में मौसम काफी खुला हुआ है, बिल्कुल धूप खिली हुई है। लेकिन निश्चित तौर पर जो मैदानी इलाकों से होकर प्लेन गुजरेगा तो कुछ दिक्कतें वहां पर हो सकती हैं। बावजूद इसके जो अभी हमारी बात हुई है मौसम विभाग से, उनका कहना है कि जो रूट है उसमें मौसम सुबह के वक्त जिस वक्त उद्घाटन होना है उस वक्त साफ रहेगा। जी ठीक है, विजयवर्धन उप्रेती, जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और ये बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं उत्तराखंड के पंतनगर से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मंच पर कविता कर रहे एक शख्स अचानक से नीचे गिर जाते हैं। वीडियो आप देखेंगे। 28 जनवरी का ये वीडियो बताया जा रहा है। विश्वविद्यालय के हॉल में एक निजी संस्था की तरफ से कवि सम्मेलन कराया जा रहा था। इसी कविता के सम्मेलन में कवि सुभाष चतुर्वेदी हैं जो कविता का पाठ कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें अचानक से चक्कर आता है, मंच पर गिर जाते हैं। तभी मंच पर बैठे हुए लोग उन्हें सहारा देने लगते हैं। अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत के पीछे की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। हंसते हंसते हुए बलिदान, नतमस्तक हैं हम सब मिलकर, बार बार उनको करते प्रणाम। बेहद ये दुखद हादसा। आगे बढ़ते आपको बताते हैं उत्तराखंड कांग्रेस के कई सीनियर नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से किनारा करने लगे हैं। अब इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है। विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं गोविंद कुंजवाल। इन्होंने भी मना कर दिया है चुनाव लड़ने से। नैनीताल लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी के सवाल पर कुंजवाल ने कहा है कि उनके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो चुनाव लड़ सकें। कांग्रेस के नेता का कहना है कि चुनाव करोड़ों का चुनाव होता है और वहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। इसका आधा खर्चा भी वो नहीं उठा सकते हैं। गौरतलब है कि चुनाव लड़ने के सवाल पर पूर्व पीसीसी अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गुर्दियाल पहले ही किनारा कर चुके हैं। पौड़ी गढ़वाल से पिछली बार चुनाव लड़े पूर्व सीएम बीसी खंडूरी के पुत्र मनीष खंडूरी इस बार भी किस्मत आजमाएंगे, ये भी साफ नहीं है। हाँ, अलबत्ता पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से सक्रिय दिख रहे हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा बहुत लगता है, इसलिए मेरे पास पैसा नहीं है, मैं न दावेदारी कर सकता हूं और न मैं चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता हूं। एक विधानसभा में अगर 1 करोड़ रुपये भी खर्च करेंगे आप तो 14 करोड़ रुपये चाहिए, कम भी करेंगे तो 7 करोड़ तब भी चाहिए। तो ये क्षमता मेरी नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने को बहुत ईमानदारी का सीमित रख करके। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं 5 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा के सेशन में सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट रखने जा रही है। वहीं विपक्ष यूसीसी पर वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रहा है। वेट एंड वॉच की रणनीति विपक्ष की पूर्व में नेता प्रतिपक्ष रह चुके कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह कहते हैं सरकार जब विधानसभा में ड्राफ्ट रखेगी उसके बाद यूसीसी पर चर्चा होगी।
विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब चुनाव चल रहा था और भाजपा को लगा कि वो चुनाव हार सकती है, इसलिए उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया है। और कई बार जो है कहते हैं कि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और हम इस सत्र में इसको लाएंगे, इस सत्र में हम लाएंगे। लगातार तिथियां बढ़ रही है। 5 तारीख से सत्र शुरू है और यूसीसी का जो मसौदा है जब सदन के अंदर आएगा उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। और अगर जोशीमठ से खबर, जहां पिछले साल आई आफत के बाद लोगों की चिंता बरकरार है। वैज्ञानिकों ने जोशीमठ को हाई रिस्क जोन, मिडिल रिस्क जोन और लो रिस्क जोन में बांटा है, जिसके बाद लोगों में चिंता और दिखाई दे रही है। चिंता बढ़ गई है। सरकारी विभागों, सरकारी स्कूलों को शिफ्ट करने की बात हो रही है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में पिछले वर्ष रेड जोन में प्रभावित परिवारों को भुगतान किया गया था, जिसके विद्युत कनेक्शंस और पानी के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो जोशीमठ नगर को छोड़कर कहीं भी दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं। सरकार जोशीमठ के लगभग 1200 घरों को शिफ्ट करने की तैयारी कर रही है। जोशीमठ के उस डेंजर जोन में हम इस समय मौजूद हैं और यह है तहसील का इलाका। यहाँ पे बताया जा रहा है कि तहसील को भी आने वाले समय में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि जब जोशीमठ में पिछले वर्ष दरार पड़ी थी तो तहसील भी प्रभावित हुआ था और तहसील के नीचे का जितना भी इलाका है उसको हाई रिस्क जोन में रखा है। इसके अलावा यहाँ पे जो पुराने जो नाले बहते थे उनको भी अब ट्रीटमेंट करने की बात आ रही है कि उनको ठीक किया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे पहले उन इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया है, जिसमें लगभग 1000 से 1200 घर हैं जो खतरे के जोन में हैं, यानी कि हाई रिस्क जोन में जिनको रखा गया है, जिसमें जोशीमठ तहसील है। इसके अलावा जो इस क्षेत्र में स्कूल पढ़ते हैं वो भी हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो ये इलाके हैं यहाँ पे अब धीरे धीरे बिजली भी काटी जा रही है, जिसके लिए टीमें बनाई गई हैं और लगातार विद्युत विभाग भी कार्रवाई कर रहा है। पिछले वर्ष भी 10 कनेक्शन काटे गए थे और वर्तमान समय में 17 कनेक्शन विद्युत विभाग के द्वारा काट दिए गए हैं। नितिन सेमाल, न्यूज 18, जोशीमठ। मोदी सर की क्लास की अब बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले देश भर के 10th 12th के क्लास के स्टूडेंट्स के तनाव को कम करने के लिए परीक्षा पर चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने छात्रों को मोबाइल से दूरी बनाने के फायदे बताए। उन्होंने कहा कि जब आप एक के बाद एक रील्स देखते रहेंगे तो समय बर्बाद होता जाएगा, नींद खराब होगी, फिर जो पढ़ा है वो भी याद नहीं रहेगा। इसलिए नींद को कम ना आंकें। आधुनिक हेल्थ साइंस नींद को बहुत तवज्जो देता है। आप आवश्यक नींद लेते हैं या नहीं, ये आपके स्वास्थ्य पर असर डालता है। पीएम मोदी ने बताया कि आप जिस उम्र में हैं उसमें जिन चीजों की जरूरत है वो आहार में है या नहीं, ये जानना जरूरी है। हमारे आहार में संतुलन स्वास्थ्य के लिए, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में खटीमा की क्लास 7th की एक छात्रा स्नेहा त्यागी ने भी पीएम मोदी से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि दबाव में भी कैसे आप सकारात्मक अपनी सोच रखते हैं, अपने आप को कैसे सकारात्मक रखते हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा है, आपको पता होना चाहिए कि मुझ पर कितना दबाव रहता है। सुनिए उनका जवाब। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि हम आपकी तरह सकारात्मक कैसे हो सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान। थैंक्स नेहा। प्रधानमंत्री जी, आप अपने बिजी लाइफ में प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं और इतना प्रेशर होने पर भी हमेशा सकारात्मक कैसे रह पाते हैं? आप यह सब कैसे कर पाते हैं? कृपया अपनी सकारात्मक ऊर्जा का रहस्य हमसे साझा करें। प्रधानमंत्री जी, इसके कई जवाब हो सकते हैं। एक तो मुझे अच्छा लगा कि आपको पता है
कि प्रधानमंत्री को कितना प्रेशर झेलना पड़ता है। वरना आपको तो लगता होगा हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, उनको क्या है, यहां से यहां जाना है, यही करना है। लेकिन आपको पता है कि भांति भांति ये सुबह शाम, दरअसल हरेक के जीवन में अपनी स्थिति से अतिरिक्त ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको उसे मैनेज करना पड़ता है। तो दिल्ली के भारत मंडपम में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीएम मोदी ने स्कूल के बच्चों के साथ संवाद किया। देहरादून के जीआईसी कोलागढ़ में कार्यक्रम हुआ जिसमें स्कूली बच्चों के साथ सीएम धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने पीएम मोदी की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देखा। मन में निराशा का भाव नहीं लाना है और हर चुनौती को एक अवसर समझकर उससे पार पाना है। उन्होंने आपने देखा होगा कहा कि अगर जीवन में 100 मिलियन समस्याएं हैं तो कई बिलियन उससे निकलने के रास्ते हैं, कई बिलियन। प्रधानमंत्री जी ने हर प्रकार के तनाव से, दबाव से वो स्वयं भी मुक्त रहे। उन्होंने कहा कि मैंने दबाव का, तनाव का, निराशा का कोई भी खिड़की अपने लिए खुली हुई नहीं छोड़ी है। तो वो केवल उनके एक शब्द नहीं है, ये शब्द हमको अपने जीवन में भी उतारने हैं। के बाद स्वागत है आपका। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए जाने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन आज हरिद्वार से रवाना होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले आस्था स्पेशल ट्रेन को 25 जनवरी को रवाना होना था, लेकिन अयोध्या में भारी भीड़ के चलते ट्रेन को रद्द करना पड़ा और आज रवाना किया जा रहा है। रवाना होने वाली ट्रेन में उत्तराखंड के सभी इलाकों से करीब 1,500 लोग राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे। आज दोपहर 3:30 बजे का समय है जब ट्रेन हरिद्वार से अयोध्या के लिए होगी रवाना। यूसीसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट। ये बड़ी जानकारी उन्होंने खुद दी है। ट्विटर पर ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट, अगले सत्र में लाएंगे विधेयक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। बड़ी खबर इस समय की। सुनील प्रभात और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। सुनील प्रभात, क्या कुछ कहा गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से? देखिए, यूसीसी को लेकर अब पूरी स्थिति क्लियर हो गई है। ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान है। आज की बड़ी ब्रेकिंग है कि मुख्यमंत्री ने बताया कि 2 फरवरी को जो यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो 2 फरवरी को सरकार को अपना ड्राफ्ट सौंप देगी और 5 फरवरी से जो विधानसभा सेशन यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, यूसीसी के विधेयक को इसी सेशन में सरकार टेबल करेगी और इसी सेशन में इसे पास करा लिया जाएगा। मार्च 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को शामिल किया था कि सरकार बनते ही बीजेपी राज्य में यूसीसी लागू करेगी और मार्च में जब सरकार सत्ता में आई तो उसके बाद पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। तो मतलब ये साफ कर दिया गया है कि अब 2 फरवरी को कमेटी सौंपेगी ड्राफ्ट। बहुत शुक्रिया आपका सुनील प्रभात जानकारी के लिए।